आर्ट ऑफ द डील लिखने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप की कलाबाजियाँ अब हमारे प्रोग्राम में ज़ेरे गौर आएंगी और उनके जो इक़दामात हैं उनको सारे ही टॉपसी टर्वी पॉलिसी करार दे रहे हैं कि पहले वो मिले अलास्का में, फिर उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पाबंदियों की धमकी दी और फिर उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग की बात की, फिर वो मीटिंग भी रोक दी और अब 2 बड़ी ऑयल कंपनीज जो रशिया की है उनके ऊपर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ये पाबंदियाँ यूक्रेन जंग रोक पाएंगी? नहीं, देखिए डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से ऐसी बातें कर रहा है जिसमें कोई वजन नहीं है। उसका मतलब ये था कि मैं पुतिन के साथ बात करके सब कुछ ठीक कर लूँगा। मतलब है कि पुतिन जंग जीत रहा है। अगर तो वो हार रहा होता तो फिर कुछ मुकमुका हो सकता था। अगर एक बंदा जंग जीत रहा है वो कैसे अपने हथियार गिरा दे और जंग को रोक दे। सो अभी तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि रशिया इज़ रिक्रूटिंग nearly 30,000 ट्रूप्स एवरी मंथ। उनकी तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट पॉलिसी चल रही है। और उधर यूक्रेन के जो मर्द हैं वो तो बहुत सी माइग्रेशन हो गई है और देयर आर्मी इज़ ट्विडलिंग बाय द डे। तो ये तो सब कह रहे हैं कि फारग होने वाला है यूक्रेन, रशिया विल टेक चार्ज एंड फिर तो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सूरत में रशिया विल नॉट स्टॉप द वॉर। अब ख्याल था डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं प्यार मोहब्बत से गप्पा मार के ठाप ठूप लेके हाथ मिला के उसकी थोड़ी इज्जत करके तो उसको मना, नॉट एट ऑल। उसका बड़ा क्लियर कट है। वो 2022 के बाद उन्होंने फैसला किया था और 2022 के बाद एक सैंक्शन नहीं, पता नहीं कितने सैंक्शंस यूरोप और अमेरिका लगा चुका है। एक टेबल है मेरे पास, फरवरी 2022 में कोई 5,000 के लगभग मुख्तलिफ सैंक्शंस लग चुके थे रशियन कंपनीज के ऊपर। और फिर कोई 23 के अंदर कोई 18,000 सैंक्शंस लग चुके थे। अच्छा। 24 में कोई 23,000 सैंक्शंस लग चुके थे। 25 में अभी तक 24,000 से ज़्यादा सैंक्शंस लग चुके हैं। अच्छा, बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा सैंक्शंस जो है वो अमेरिका ने लगाए हैं। और फिर उसके बाद कनाडा आता है, स्विट्ज़रलैंड, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इसके साथ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, रशिया की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो कोई 4.5% के करीब था, विच इज़ अ वेरी हेल्थी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। वो शायद थोड़ा सा ये सैंक्शंस की वजह से आधा % या 1% कम हो गया, पर वो पिंच नहीं कर रहा उनको। उसने ये फैसला किया है, उसको नज़र आ रहा है विक्ट्री इज़ राउंड द कॉर्नर। तो इसलिए पुतिन नहीं बात मानेगा किसी किस्म की भी, जिसके साथ किसी किस्म की भी यूक्रेन को कंसेशन दे। उसके 4 डिमांड्स हैं, वो हिलेगा नहीं अपने डिमांड से। एक उसका ये है कि ये जो सारे इलाके हैं ये हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, इसके ऊपर डिस्प्यूट नहीं होगी, जो उसके पास ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका है वो। नंबर 2, यूक्रेन से कोई कन्वेंशनल मिलिट्री फोर्स यहाँ नहीं रहेगी जो कि हमें बाद में हमारे साथ जंग कर सके, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। तीसरी चीज़ ये है कि नेटो में ये नहीं जाएगा, डॉनबास से भी निकल जाएगा, नेटो में भी नहीं जाएगा। और चौथी बात ये है कि रशिया कह रहा है कि हम किसी सूरत में भी कहीं और नहीं, इरादे नहीं है हमारे किसी और मुल्क के साथ ये करने के लिए। ये इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि 1990-91 में एक मीटिंग हुई थी जबकि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का एक इशू बना था। आपको याद होगा बर्लिन वॉल जो है वो 90 में मेरा ख्याल गिरी है, 89 में या 90। तो उस वक्त गोर्बाचोव वाज द लीडर ऑफ रशिया और यहाँ से बिल क्लिंटन अमेरिका से थे। बिल क्लिंटन ने जो गोर्बाचोव को ये परसुएड किया कि आप यूनिफाई होने दें जर्मनी को, अच्छा, एक जर्मनी बनने दें। उन्होंने कहा वो तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये तो आधा तो ऑलरेडी कम्युनिस्ट है, कैसे होगा। ही वॉज नॉट रेडी। मगर इन्होंने उसको वादा किया कि अगर आप ना रुकावट डालें इसमें, हमें यूनिफाई कर लेने दें, हम वादा करते हैं आपसे कि नेटो आपको तंग नहीं करेगा, किसी सूरत में भी ये अग्रेसिव मूव नहीं होगी, ये कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अच्छा। और उस बेसिस के ऊपर रशिया ने इन्हें कहा आप यूनिफाई कर लें। मगर फिर बाद में जाके दे ब्रोक देयर वर्ड और नेटो बना लिया ये, और नेटो के साथ सारी पुश करते गए एक एक करके सबको पुश करके यूक्रेन तक पहुंच गए। तो ये तो इट वाज एक्सटेंशन ऑफ द कोल्ड वॉर एट अ टाइम when the Cold War had ended, ख़त्म हो चुका था सोवियत यूनियन। तो उस वक्त इसकी क्या ज़रूरत थी। मगर ये यूरोपियन पावर्स एंड अमेरिका ये अपना इसको नेटो बना के और इसको रखना चाहते थे, और उसके लिए फ़लसफ़ा यही था कि और रशिया को जो है ना और अंडर प्रेशर रखा जाए, नहीं तो ये फिर ना बड़ा हो जाए और फिर ना जाके मसले हमारे लिए क्रिएट करे। तो वो तो नहीं भूले ना कि बिट्रेयल जो थी, और फिर इन्होंने आके वही किया कि सबको नेटो में आहिस्ता आहिस्ता करके ले लिया। और नेटो का रूल तो पता ना आपको, एन अटैक ऑन वन इज टू बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन द अदर। अगर तो सारे एक ही डिफेंस थी, और वो सारी की सारी अमेरिका ने फंड की थी। सो दिस इज एन अमेरिकन प्लॉय।
अभी भी हम ये देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन की तरफ से 19th पैकेज की बाज़गश सुनाई दे रही है कि नई सैंक्शंस, और बरतानिया ने भी नई सैंक्शंस का ऐलान किया। ज़ेलेंस्की भी लंदन पहुंचे हुए हैं जहां वो मीटिंग करेंगे कि रशिया को मज़ीद दबाव में कैसे लाया जा सकता है और जो फ्रोज़न एसेट्स हैं उससे एड कैसे मिल सकती है। रशिया ने इसको रेजिस्ट किया है, बट रशियन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि मैं नहीं झुकूंगा अमरीकी पाबंदियों के आगे। यही सवाल जब प्रेसिडेंट ट्रंप से किया गया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है अगर वो ये कह रहे हैं, लेकिन 6 महीने के बाद आप मुझसे पूछिएगा कि रशिया का क्या हाल होता है। तो 25% ऑफ द बजट वो इन ऑयल एंड गैस रेवेन्यू से रशिया को आता है। आपको लगता है कि इतने अरसे तक रशिया सस्टेन कर पाएगा? ये पाबंदियां इनडायरेक्टली चाइना और इंडिया पे नहीं है? नहीं, देखिए 6 माह तक तो अगर ये सैंक्शंस चलते हैं और इंडिया भी अपनी इंपोर्ट कम कर देता है और चाइनीज़ कंपनीज भी अपनी इंपोर्ट कम कर देती है तो ज़रूर फ़र्क तो पड़ेगा रशिया को। बट मेरा ख्याल है रशिया की कोशिश है अगले 3 महीने में रैप अप कर लिया जाए जंग को। हाँ। और विक्ट्री अनाउंस कर दी जाए, उसका एक अलग इंप्रेशन होगा। दैट्स राइट। तो फिर ये तो मतलब है कि वो हार्ड लाइन तो लेंगे तो नेगोशिएशंस तो नहीं तोड़ेंगे ना, दे विल कीप टॉकिंग एंड फाइटिंग। और जैसे जैसे फाइटिंग बढ़ती है रशिया विल बी विनिंग एंड यूक्रेन विल बी लूजिंग, तो रशिया की पोजीशन बेहतर होगी रादर देन दोज ऑफ द यूरोपियंस एंड यूक्रेन। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट 3 months आप देखेंगे पेशकदमी ऑन ऑल दीज इश्यूज। बट ये है कि क्या ये सैंक्शंस की वजह से रशिया कमज़ोर हो जाएगा एंड विल नॉट बी एबल टू फाइट और कंटिन्यू द फाइट? दैट इज़ नॉट राइट। But at the same time, Zelensky is asking for weapons, के long range अच्छा, अब ये दिस इज द इशू। अगर तो अमेरिका ने लॉन्ग रेंज वेपन्स टोमाहॉक मिसाइल्स दे दी तो देन रशिया विल आल्सो लॉन्च सम वेरी बिग ऑफेंसिव्स, फिर ये हाथ से बाहर गेम निकल जाएगी। अभी तो वहाँ हो रही है ना, फिर दिस विल बिकम एन एस्केलेशन। इसको विल बी ट्रीटेड लाइक अ वेरी सिवियर एस्केलेशन एंड देन आई एम अफ्रेड न्यूक्लियर इश्यूज विल स्टार्ट प्लेइंग अ रोल। ये टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं दे आर capable of reaching the far corners of Russia and creating and devastating the landscape. Alright, जितने आर्टिकल्स इन पाबंदियों के बाद छप रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि काफ़ी प्रेशर आएगा चाइनीज़ एंड इंडियन कंपनीज़ पे, और ये भी रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि बड़ी कंपनीज़ ने ऑयल परचेज़ कम भी कर दी है, रशियन ऑयल परचेज़। तो एट द सेम टाइम जो एशिया पैसिफिक समिट होने जा रहा है उसकी साइडलाइंस पे मीटिंग होनी जा रही है। प्रेसिडेंट शी से एंड ट्रंप इज़ विलिंग कि वो उससे बात करेंगे अबाउट दिस ऑयल परचेज़। चाइना भी पीछे हटेगा जैसे इंडिया ने थोड़ा कमिट कर दिया? नहीं, चाइना बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा। इनफैक्ट मेरा ख्याल है चाइना और भी मदद करेगा रशिया की। ये जो खबरें आ रही ना जी फलानी कंपनी ने थोड़ी कम कर दी, ये नॉनसेंस। ये दिस इज़ जस्ट अ वेस्टर्न प्रोपेगेंडा के जी इंप्रेशन ये क्रिएट किया जाए कि हमारी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखिए अगर ऐसी बात होती तो ऑयल की कीमत बढ़ गई है ना, 5% इंक्रीज इन ऑयल प्राइस, विच मीन्स के सप्लाई कम हो गई है ना जी। तो अब हो सकता है बाकी मुल्क जो हैं वेनेजुएला एंड अदर्स अपनी ऑयल आउटपुट बढ़ा दें, फिर क्या होगा? So you know ये I don't think this will make much of a difference to either China or India. अच्छा सिटी साहब, जो आसियान समिट हो रहा है या जो एशिया पैसिफिक समिट होने जा रहा है उसकी साइडलाइंस पे प्रेसिडेंट ट्रंप ये इरादा रखते हैं कि वो बात करेंगे अबाउट ऑयल चाइना के प्रेसिडेंट के साथ। सो रेयर अर्थ के मामले को लेकर जो चाइना ने थोड़े अरसे पहले टाइट किया एक्सपोर्ट, 1 नवंबर से उसी को लेते हुए 100% टैरिफ आयद करने का एक बयान प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया था। तो उससे पहले ये मुलाकात होने जा रही है, तो आपको लगता है कि इस मामले पर रेयर अर्थ के मामले को लेकर भी कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, टैरिफ के मामले पर भी? देखिए चाइना ने बड़ा सोच समझ के ये किया है। उनका कहना है कि जो आप हमारे साथ करने जा रहे हैं वही हम आपके साथ करेंगे, जो हथियार आप हमारे साथ कर रहे हैं हम आपके साथ करेंगे। अब ये हथियार है क्या? ये बहुत ही ख़तरनाक हथियार है, इसकी आज तक किसी को समझ नहीं थी। अब क्योंकि डिबेट शुरू हो गई तो हमें पता चलना शुरू हो गया। एक है मिनरल्स, एक है रेयर अर्थ मिनरल्स जी, दोनों में फ़र्क है। मिनरल्स में गोल्ड भी आ जाते हैं, कॉपर भी आ जाती है, ये भी आ जाती है। रेयर अर्थ और रेयर अर्थ मिनरल्स, उनकी खसूसियत ये है कि वो हर मेजर टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू के अंदर उनका एक रोल है। चिप्स के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एवरीथिंग। ये टेलीफोन के अंदर है, हर जगह में है वो। पूरी लिस्ट बनाए ना आप तो आपको चीज़ मिस ही नहीं होगी जिसके अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स जो है उनका इस्तेमाल नहीं है।